अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, इजराइल फ़लस्तीन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जंग छिड़ चुकी है और बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर हम देख रहे हैं इस खित्ते के। हमास के तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन और इसके जवाब में गज़ा पर इजरायली बमबारी से 480 से ज़ायद फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि 1900 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। हमास हमले में अब तक 350 इजराइल हलाक और 1800 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि फोर्सेस से झड़पें ताहाल इस वक्त जारी हैं। फ़लस्तीन और इजराइल में खूनरेज़ हमलों से खित्ते में हम देख रहे हैं कि एक नई तबाही ने जन्म ले लिया है। इजराइल ने रिटेलिएशन की है, गज़ा के लिए फ्यूल, अशिया और बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी है। बिजली फराहम करने वाली तमाम पावर लाइन्स के फेल होने से गज़ा की पट्टी मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब गई है और लोग मजबूर हो गए हैं कि वहाँ से इमिग्रेशन करें। गुज़िश्ता रोज़ हमास की जानिब से अचानक शुरू होने वाले अल-अक्सा ऑपरेशन में 7000 रॉकेट फायर करने का दावा किया गया था, जिससे मुतादिद इजरायली इलाके हमलों की जद में आए और जंगजुओं ने मजीद हमले करने का भी इंदिया दिया। हमास ने सीनियर इजरायली कमांडर मेजर जनरल नमरूद अलवानी समेत कई इजरायली फ़ौजियों को यरगमाल बनाने का दावा भी किया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हालत जंग का ऐलान करते हुए ये कहा कि ये जंग तवील और मुश्किल होगी। फिर तल अबीब ने ये धमकी भी दी है कि हमास को इस हमले की गैर मामूली कीमत चुकाना पड़ेगी। इस पर दुनिया का रद्द अमल भी सामने आना शुरू हुआ। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज बुला लिया गया है। एंटोनियो गुटेरेस का ये कहना है कि कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरोकार लाई जाएंगी। अमरीका ने तो इजराइल की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया, जबकि सऊदी अरब और तुर्किया ने इजराइल फ़लस्तीन से तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। अफगान वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि आज़ादी हासिल करने के लिए मुज़ाहिमत फ़लस्तीनियों का जायज़ हक़ है। दूसरी जानिब OIC ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जारहियत की मज़म्मत की है और ये कहा है कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे और फ़लस्तीनी इलाकों से इजरायली कब्ज़ा ख़त्म करवाने के लिए संजीदा सियासी अमल के लिए ताउन करे। पाकिस्तान की जानिब से भी शदीद मज़म्मत की गई है। सदर आरिफ अलवी का ये कहना था कि मज़ीद खूनरेज़ी और इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाना चाहिए, जबकि निगरान वज़ीर ख़ारिजा का ये कहना है कि फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर खड़े हैं। तो नाज़रीन, ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, इस मामले में आने वाली नई शिद्दत की वजूहात क्या हैं और आलमी बरादरी का रद्द अमल क्या है, इसको किस तरीके से एनालाइज़ किया जा सकता है, इन सब मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राव खालिद साहब और नजमुल साकिब साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, मामलात अब ऑल आउट वॉर की तरफ चले गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो झड़पें इस वक्त हो रही हैं, कहीं ये फ़लस्तीनी इलाकों पर मज़ीद कब्ज़ों, मज़ीद ऑपरेशन का तो नहीं बाइस बनेंगी? रामीन सॉरी, इसका जो एक बुनियादी जो मकसद है ना, वो जो गालिब ने कहा था ना, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। एक तो ऑब्वियसली एक जो आज नेतन्याहू का बयान आया है, जो उसने कहा कि सहरा में तब्दील कर देंगे, तो वो एक तो ऑब्वियस इसका नतीजा नज़र आ रहा है। जिस किस्म के हमले इसराइल की तरफ से हो रहे हैं, वो फ़लस्तीनियों की मज़ीद नस्ल कशी की तरफ वो यकीनन जाना चाह रहे हैं और उनकी कोशिश होगी कि यहाँ से फ़लस्तीनियों का नामो निशान मिट जाए और वो मज़े से यहाँ पे रहे फिर उसके बाद। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। ख़ास तौर पे अब जब देखते हैं कि ये जो रिएक्शन आया है, ये मेरा ख्याल है बड़े अरसे बाद इस किस्म के कोई एक्टिविटी हुई है उस खित्ते में। बड़े अरसे से मुख्तलिफ उनको लॉलीपॉप्स दिए जा रहे थे। टू स्टेट फार्मूला आ गया है 91 में जब हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ इस किस्म के उनको चीज़ें बताई जाती रहीं। ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, फ़लस्तीनी एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी, महमूद अब्बास साहब वहाँ पे हैं, तो ये सारे चल रही थी चीज़ें। लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह से मुस्लिम ममालिक ने ख़ास तौर पर इसराइल के साथ अपने जो है ताल्लुकात बढ़ाने शुरू किए या बेहतर करने शुरू किए। रिसेंटली सऊदी अरब में उनके एक मिनिस्टर का विज़िट हुआ। बिल्कुल, तो ये मुमकिनात में से है कि वो जनरेशन जो अरसा दराज से मुंतज़िर थी कि शायद को हल निकल आए, को मसला हल हो जाए किसी तरफ, तो उनको लगा कि अब ये मामला तो किसी और तरफ जा रहे हैं, अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा इसमें से। तो एक डेस्परेशन में भी ये अटेम्प्ट हो सकती है। लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अभी कुछ चीज़ें खुलेंगी, मामलात खुलेंगे तो पता चलेगा कि ये सारा जो एक्टिविटी हुई है और जिस किस्म की हुई है वो बहुत खौफनाक है। और उसमें जो एक कहा जा रहा है कि इसराइल जो अपने आप को बड़ा समझता था कि उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई छेड़ नहीं सकता, उसकी इंटेलिजेंस का हम कह लें, फिर उसका वो आयरन डोम का एक है उसका कॉन्सेप्ट डिफेंस का कि कोई मिसाइल नहीं आ सकता,
तो वो तो सारी चीज़ें उनकी बलिया मेट हो गई। अब ये कह ले कि एक तरह से स्ट्रीट वॉर शुरू हो गई है वहाँ पे। अच्छा। जो अंदर चले गए लोग, उस तरह की जो सूरत हाल हो रही है, तो उसमें उन तलाश करना, पकड़ना, या पीछे कोई बैकअप सपोर्ट आ जाती है, मज़ीद लोग आ जाते हैं अंदर, जिस किस्म की वहाँ हो रही है। ज़ाहिर है एक इंसानी नुकसान के हवाले से तो ज़रूर अफसोस किया जा सकता है, लेकिन इसकी वजूहात जो हैं वो बुनियादी तौर पे वो सबसे बड़े जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बनते हैं, जो दुनिया भर में लेक्चर देते फिरते हैं, यूक्रेन के हवाले से हमें बताते हैं कि जी बड़ी शदीद वायलेशन हो गई है रूस ने जो किया है, यहाँ पे आके वो खामोश हो जाते हैं। यहाँ पे उनका जब अपना इंटरेस्ट आता है, फिर वो इसराइल के अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आता, उनकी आंखों में पट्टी बन जाती है। और ये एक हिस्टोरिकली ये एक कह ले कि शरारत जो इस खित्ते में हुई थी जब ब्रिटिश यहाँ से छोड़ के गए थे, जो तकसीम जिस किस्म की यहाँ पे की गई, बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े मसाइल वो छोड़ के गए हैं, जिस पे अभी तक हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं, कश्मीर का मामला या फ़लस्तीन का मामला। नजमो साकिब साहब, वेस्टर्न मीडिया इसे हमास की तरफ से अनप्रेसिडेंटेड कह रहा है, क्योंकि दोनों की जो आर्म्ड पावर्स हैं, इसराइल की और फ़लस्तीन की या हमास के जंगजुओं की, बहुत फ़र्क है उसमें। अमरीकी फंडेड है इसराइल, और हमास को हम देखते हैं कि वो तो बिल्कुल एक रगड, एक कह सकते हैं कि रॉ बिल्कुल वो चल रहे हैं, और अपनी जो अंदरूनी फंडिंग है उसी पर डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इसको स्ट्रैटेजिकली, आप समझते हैं कि स्ट्रैटेजी के थ्रू ये इम्प्लीमेंट हुआ है ये हमला, या फिर बस एक ये रिएक्शन है जो कि नज़र आ रहा है? देखिए, ये अनप्रेसिडेंटेड का जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वेस्टर्न पावर्स की तरफ से, ये अनप्रेसिडेंटेड तो है, क्योंकि इतने हज़ारों रॉकेट और उसके बाद 50,000 रॉकेट अभी और भी हमने सुना है कि हमास के पास हैं, लाइन अप हुए हुए हैं, लेकिन ये अननेचुरल नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड तो हो सकता है, अननेचुरल नहीं है और सरप्राइजिंग भी नहीं है। दो बातें पहले शुरू में कर लेते हैं। पहले तो ये तय कर लेते हैं कि क्या हमास ने आज तक इतने मैसिव स्केल पे कभी इजराइल पे इतना डेफिनेट किस्म का हमला किया है कि नहीं किया? तो उसका जवाब ये है कि नहीं। दूसरा सवाल ये है कि जो सूरत हाल खित्ते में है, यानी मिडल ईस्ट में है, क्या उसका कोई लिंक बनता है इससे? इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले ये है कि हमने देखा कि ईरान और KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में चाइना जो है वो दोस्ती कराता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू होते हैं। फिर हमने देखा कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के ताल्लुकात ठीक करने के लिए, जिसमें फ़लस्तीन का भी मामला है, और याद रहे कि उस मुआहदे में जो कि ब्रोकर किया जा रहा है, अमेरिका बहादुर वो उसको कर रहे हैं, उसमें फ़लस्तीन की 2 स्टेट को उन्होंने साइड लाइन पे किया हुआ है। इस बैकग्राउंड में अगर आप फ़र्ज़ करें गज़ा में हैं, आप फ़लस्तीनी हैं, और वो जो गज़ा का मतलब है कि कब्ज़ा तो इजराइल का है, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप अपने आप को वाक़यतन तन्हा नहीं समझ रहे? क्या आप ये देख नहीं रहे कि 50 साल हो गए? 1967 आपको याद नहीं है, 1973 आपको याद नहीं है, और फिर अगर कल को सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात इजराइल से ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद हमने देखा है कि कुछ और ममालिक भी, यूएई ने तो और बाकी मुसलमानों ने तो इजराइल को इस पे मैं जरा आऊंगी प्रोग्राम के अगले पार्ट में कि जो मिडिल ईस्ट की जो सियासत चल रही है और फिर ज़ाहिर है सऊदी अरब का रोल, इस पर जरा हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो ये हमले हुए हैं, हमास हासिल क्या करना चाहता था, पहले तो ये, और दूसरा ये कि जो हासिल करना चाहता था क्या वो मिल भी सकेगा या मजीद ऑपरेशन की तरफ मामला जाते देख रहे हैं आप? देखिए, उसमें तो सीधा सीधा से उधर से जवाब आया है कि ये तवील जंग होगी। इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया है, तो अब आप जंग के लिए तैयार करें। देखिए, कोई थ्रेट यानी आपके एक्सचेंज नहीं हुए, सीधे सीधे रॉकेट फायर हुए हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला दिया गया है, अमेरिका ने हमायत का ऐलान कर दिया है, और इधर से एक कमजोर सी आवाज OIC से आई है कि जी ये ठीक नहीं हो रहा, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये तो सब देख रहे हैं, ये तो शुरू हो गई। अब तवील जंग को देखते हैं कितनी चलती है, और इसमें मुझे और राव साहब को और सैयद मोहम्मद अली साहब को तो नहीं पता कि कब तक चलेगी। इसमें सिर्फ ये देखना है कि इस वक्त दुनिया जो है, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में, यानी चाहे उनका एनर्जी का एंगल है, चाहे उसमें ये सऊदी अरेबिया के साथ जो ताल्लुकात और जो ओपननेस आ रही है MBS की, उससे ताल्लुक है। लेकिन मुझे किसी वजह से लगता है कि जो लोग मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स से वाकिफ हैं, वो इस वक्त शायद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये शायद टर्निंग पॉइंट है। इस टर्निंग पॉइंट को हमास ने समझ लिया, और हमास के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर ईरान का है,
याद रहे कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के ताल्लुकात में ईरान को जो है वो इतनी खुशी नहीं है और उसका सॉफ्ट कॉर्नर हमास के लिए है। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ये जंग शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक है। ये जंग हमास कामयाब होगा कि नहीं? ऑलरेडी इतनी तबाही हो गई है, उधर से जंग यानी वहां से जो है रिटेलिएशन भी शुरू हो गई है। तो अभी हम सिर्फ टीवी स्क्रीन पे ये देखेंगे कि खुदा न खास्ता इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग मारे गए, फलाने टैंक को ये हो गया और फलाना फलाना। जो बाहर की दुनिया देख रही है वो देख रही है कि अगर इसमें मुआशी सूरत हाल ऐसी हो जाती है, खित्ते में पूरी जंग शुरू हो जाती है, तो क्या ये जंग फैलेगी? अब उसकी बात मसलन रूस इस वक्त क्या सोच रहा है, और फिर खित्ते के क्या मुमालिक इस जंग के मुतहम्मिल हो सकते हैं? मोहम्मद अली साहब, कैलकुलेटेड मूव था ये हमास की तरफ से, क्योंकि माजी में हमने देखा कि ऐसे हमले जब भी हुए या इस तरीके से जब भी झड़पें हुई हैं तो फ़लस्तीनियों को बाद में नुकसान ज़्यादा हुआ है। इस बात का अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा ये, और कैजुअल्टी रेट इस वक्त भी जो हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में, गज़ा में ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बहुत शुक्रिया। मैं एम्बेसडर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा ब्रीफली। देखें, जो आपने बड़ा अहम सवाल किया कि मकासद क्या हैं, तो 4 मकासद हैं, मैं बुनियादी तौर पे ब्रीफली आपके सामने रख देता हूँ। और वो मकासद जो जंगी हिकमत अमली होती है ना, वो स्ट्रेटजी में सिर्फ एक मीन्स होती है, एक जरिया होती है, एक टूल होती है। लेकिन मकासद जो होते हैं ना, उसके सियासी भी होते हैं, सफारती भी होते हैं, दीगर होते हैं। तो 4 मकासद हैं, और आपके तवस्सुत से आपके नाज़रीन को बताते चलें कि वो चारों मकासद काफी हद तक हमास ने ऑलरेडी 24 घंटे में हासिल कर लिए हैं। पहला मकसद ये है कि देखें, यूक्रेन की वॉर के बाद और फिर रिसेंटली जो इसराइल और अरब दुनिया के दरमियान ताल्लुकात में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, तो फ़लस्तीन का जो मसला है ये दब भी गया था और आलमी तवज्जो से ओझल भी हो गया था। तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है इस जंग का वो ये है कि मसला फ़लस्तीन को दोबारा दुनिया में एक आलमी अमन के लिए एक बड़े इशू के तौर पे रिवाइव किया जाए। और ये मामला, ये ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी हासिल हो गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, उसके हवाले से सबसे ज्यादा जो तशवीश पाई जाती है वो फ़लस्तीनियों में पाई जाती है। मैंने जितने भी फ़लस्तीनियों से बात की है पिछले 1 माह के दौरान, वो सब ये कह रहे थे कि ये मुआहिदा जो है हमें बिल्कुल कबूल इसलिए नहीं है कि अगर अरब ममालिक जो है वो इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि फ़लस्तीनियों का कोई वाली वारिस नहीं रहेगा और हम अपने मसले को भूल जाएं और इसराइल को खुली छूट होगी कि वो हमारे साथ कुछ भी कर ले। तो ये इस डील को भी नाकाम बनाने की कोशिश है, ताकि जो पब्लिक सेंटिमेंट है अरब स्ट्रीट में और आलम इस्लाम में, वो अपने हुक्मरानों पे इतना दबाव डाले कि उनके लिए अब इस जंग के बाद इसराइल से नॉर्मल सिफारती रवाबित इस्तवार करना या बरकरार रखना या उसमें इजाफा करना सियासी तौर पे मजीद मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा मकसद ये है कि देखें, अगर अरब और इसराइल एक ब्लॉक बना लेते मिडिल ईस्ट के अंदर, तमाम चीजें नॉर्मल हो जाती, तो इस पूरे खित्ते में जियोपॉलिटिक्स की लॉजिक के मुताबिक ईरान आइसोलेट हो जाता और साथ ही साथ चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस भी कम हो जाता। अब आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का जो आज इजलास बुलाया गया है, उसमें 3 ममालिक जो हैं, तीनों मगरबी ताकतें, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं कि उन्होंने कंडेम किया है, मुजम्मत की है फ़लस्तीनियों की, और न सिर्फ सिफारती बल्कि दिफाई इमदाद का भी ऐलान किया है इसराइल की तरफ। तो उनकी पोजीशन तो वाज़ेह है। सिर्फ चीन और रूस ने थोड़ी बैलेंस पोजीशन ली है, जो कि पाकिस्तान की भी पोजीशन के काफी करीब है कि जो देरपा हल है इस मसले का वो 2 स्टेट सोल्यूशन में है, एक आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम में है। बल्कि रूस की जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है पाकिस्तान की पोजीशन के मुताबिक, कि ना सिर्फ ये बल्कि जो बॉर्डर्स होने चाहिए आज़ाद फ़लस्तीन की रियासत के, वो 1967 की जंग से पहले के, यानी कि इसराइल अपने कब्जे के इलाकों को छोड़े, उनसे दस्तबरदार हो और बैतुल मुक़द्दस उसका दारुल खिलाफा हो। तो बात दरअसल ये है कि मगरबी ताकतें चीन और रूस मुख्तलिफ पोजीशन ले रहे हैं, तो मुमकिन ये है, लाइकली ये है कि सीज फायर के बारे में तो कॉल दी जाएगी, प्रेशर डाला जाएगा,
लेकिन कंसेंसस फ्यूचर पीस प्रोसेस के बारे में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन आखिरी बात जो है ऑन अ पेसिमिस्टिक नोट, मगरबी ताकतें उस वक्त तक सीज फायर पे आज तक राजी नहीं हुई जब भी किसी अरब मुल्क की इसराइल से जंग हुई है, जब तक कि इसराइल ने बुरी तरह तबाही का एक तूफान बर्पा नहीं कर दिया। और जिस तरह बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो चाहते हैं कि हम ये गजा को मलबे का ढेर बना दें, तो सीज फायर अगर मगरबी ताकतें करेंगी भी तो उस वक्त करेंगी जब तक कि वो गजा को मलबे का ढेर ना बना दें। नहीं, बड़ी बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। नाज़रीन, डिस्कशन चले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जो तनाज़ा है जो कि बरसों से चला आ रहा है, उसमें इस वक्त जो नई शिद्दत नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि हमास की जानिब से हमले किए गए, फिर उसके बाद इजराइल की जानिब से गज़ा पट्टी पर शदीद बमबारी की गई है और बहुत सारे सिविलियंस जो हैं इसमें शहीद हो चुके हैं। इस हवाले से फिर आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है इसके अंदर वो है मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं। अरब पीस डील हम इसमें देख रहे थे, सऊदी अरब की जानिब से हम देख रहे थे कि मुज़ाकरात हो रहे थे इजराइल के साथ, उस पर अब कैसा इम्पैक्ट आएगा इसी हवाले से बात कर लेते हैं। राव खालिद साहब, मिडल ईस्ट पीस डील पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप हालिया होने वाले इन हमलों का? पीस डील आप देखें कि सिर्फ ये तो अरसा दराज से दहाइयों से चल रहा है ये मसला। आप अगर सीरिया की सिचुएशन देखें और यमन की सिचुएशन देखें तो ये खित्ता बहुत वोलेटाइल है। यहाँ हर तरफ कुछ ना कुछ गड़बड़ हर जगह पे हो रही है, किसी ना किसी तरीके से जारी है। इसराइली और फ़लस्तीनियों के दरमियान तो एक हिस्टोरिकल आप कह लें कि वो मामलात मौजूद है, लेकिन बाकी जगहों के ऊपर इस किस्म के कह लें कि वो प्रेशर नहीं पाए जाते मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर कि वो यमन और शाम के हवाले से मामलात को ठीक ना कर सके। तो वो इनकैपेबिलिटी है इन मुल्कों की वहाँ बैठे हुए इसराइल के प्रेशर की वजह से, इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, वो जो इनएबिलिटी बार बार ये शो करते हैं। जैसे OIC के बारे में नजम साहब ने कहा कि हल्का फुल्का सा एक कि जी वो जो कहते हैं, बच्चे कहते हैं लड़ाई लड़ाई जान दो, वो उस किस्म की गुफ्तगू करने का तो कोई फ़ायदा नहीं इस सिचुएशन में। तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का रोल हमने देखा है तारीखी तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। वहाँ के डिस्प्यूट्स के मामले में, लड़ाइयों के मामले में कोई भी ऐसा इशू आता है, मुस्लिम उम्मा के हवाले से कोई इशू आता है, हमारा पाकिस्तान का इशू आता है, तो कश्मीर का इशू हो, तो उनका कोई रवैया ऐसा नहीं रहा कि हम कहें कि बहुत डिसाइसिव रोल वो प्ले कर सकते हैं या बहुत डिसाइसिवली वो कुछ करते हैं। वो ज़ाहिर है देखेंगे अमेरिका क्या कहता है, यूरोप क्या कहता है और बाकी ममालिक किस तरह से इस कन्फ्लिक्ट को देखते हैं, फिर वो जाके अपना कोई फैसला करेंगे कि हमने इधर जाना है कि उधर जाना है। अब GCC कंट्रीज़ की भी तंजीम मौजूद है, OIC मौजूद है, इनको तो फौरी तौर पे OIC की मीटिंग कॉल करनी चाहिए। बहुत सीरियस सिचुएशन है और ये बात दुरुस्त है कि नेतन्याहू ने जो धमकी दी है, हमने तारीखी तौर पर देखा है कि वो फिर इस ऐसे बहाना बना के ऐसी चीज़ों को वो फिर ऑल आउट जाते हैं उसके ऊपर तबाही की तरफ। और बिल्कुल मलबे का ढेर अगर बनाने की बात कर रहे हैं तो वो वाकई करेंगे ये काम उनको, क्योंकि इंटरनेशनल क़ुव्वतों की पुष्टपनाही हासिल होती है। इसलिए फौरी तौर पे हमें अपना वज़न दिखाना चाहिए, OIC को दिखाना चाहिए, गल्फ़ कंट्रीज़ को अपना वज़न दिखाना चाहिए और इस मामले को वन वे आर दी अदर इसको जल्द अज जल्द सेटल करना चाहिए। और पीस तो ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंस तो पीस की है। आम शहरी जो है अगर कोई सहूनी वहाँ पे जो एक साजिश है या सहूनी जो माइंडसेट है वो अगर गड़बड़ कर रहा है तो उसकी वजह से आम शहरियों को ना इसराइल के ना फ़लस्तीन के उनको कोई नुकसान पहुंचना चाहिए, ना खित्ते में मामला ख़राब होने चाहिए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो जिस तरह बिहेव करती है 1948 से हम देख रहे हैं, UN ने जो काम किया है वो अपनी की हुई बातों पे ना कश्मीर पे ना फ़लस्तीन पे अमल करती है। बाकी उसने क्या करना है वो भी जिस तरह अमेरिका बहादुर कहेगा उस तरह चलेंगे। हमें अपना वज़न किसके पलड़े में डालना है ये हमें फैसला करने की ज़रूरत है।
दरमियान में रहने का कोई फ़ायदा नहीं सही होगा। बात है। अल्टीमेटली मिडल ईस्ट के सारे मुल्क नुकसान उठाएंगे। ठीक जी। है। नज़मुल साकिब साहब, सऊदी अरब का ये कितना बड़ा इम्तिहान है एज मुस्लिम वर्ल्ड लीडर? हमने देखा कि इजराइल सऊदी मुज़ाकरात हुए, लेकिन उसमें ये भी खबरें आई कि आज़ाद फ़लस्तीन का जिक्र तक नहीं था। आप समझते हैं कि क्या इन हमलों की वजह से इस वक्त जो जंग छिड़ी हुई है ये सऊदी अरब पर प्रेशर डेवलप करेगी कि इजराइल के साथ ताल्लुकात में बैकफुट पर जाएँ? देखिए, बड़ा अहम सवाल है। मैं इसका जल्दी से जवाब दे के ना, तो इससे भी एक अहम चीज़ की तरफ तवज्जो आपकी चाहूँगा कि आप दिलाऊं। सऊदी अरेबिया के लिए ये इम्तिहान है, लेकिन ज़रा देखिएगा कि अगर 56 ममालिक हैं आपके मुसलमान OIC में, तो मुझे उसमें कोई एक यानी यकजहती या कोई एक जाविया के जी कोई इत्तेहाद का इस किस्म का नज़र नहीं आता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन 56 ममालिक की 56 फॉरेन पॉलिसियाँ हैं। याद रहे कि इन 56 ममालिक में जब भी कोई बात होता है, एक छोटे से कागज़ के पुर्जे पे लिख देते हैं जी हम यकजहती करते हैं, हम इसके साथ हैं, फलाने की मजम्मत करते हैं। एक्चुअली जो है, जिस तरह की अमेरिका ने ये कहा है कि हम यानी उसमें असले का जिक्र किया गया है कि हम इजराइल की मदद करेंगे। तो थोड़ा सा जरा अपने आप को, हमें ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना है कि सऊदी अरेबिया जो है वो इसको मुसलमान के एंगल से देख रहा है या MBS की जो पॉलिसीज हमें पिछले 3-4 से नजर आ रही हैं ओपननेस की, कि वो सऊदी अरेबिया को चाहता है एक मॉडर्न कंट्री के तौर पे पेश करे, और उस ज़िमन में इजराइल की मुखालफत जो है वो बात बनती इसलिए नहीं है कि इजराइल के साथ तो ताल्लुकात उस्तवार होने की बात हो रही है। इस वक्त सऊदी अरेबिया के लिए आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, इम्तिहान का। ये वो इम्तिहान है जिसमें से उसको गुजरना है कि अगर वो इजराइल की मजम्मत करता है तो उस पर आता है ये इल्ज़ाम कि जी आप तो ये यानी एक तरफ मुसलमान हमारे शहीद हो रहे हैं और आप उनकी यानी मजम्मत नहीं कर रहे। अगर वो मजम्मत इजराइल की करते हैं तो वो जो मुआहदा तैयार है उसका क्या होगा? तो यही वो यानी हम अपनी डिप्लोमेसी में कहते हैं कि ये वो चैलेंज है उनकी फॉरेन पॉलिसी का। अभी तक सही तरह से रियाद से कोई खबर आई नहीं है। मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैं इससे भी एक अहम यानी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, क्योंकि सैयद मोहम्मद अली साहब, राव साहब, मैं और आप जो हैं, हम पाकिस्तान में बैठे हैं और हमने पाकिस्तान का देखना है कि इसमें अगर ये जंग बढ़ती है तो क्या होगा। मुख्तसरन बात करूँगा। और इस वक्त पाकिस्तान को जो मुश्किलात दरपेश हैं, जहाँ तक कि इजराइल को रिकग्नाइज करने की बात है, उसमें फ़लस्तीन के बारे में हमारे जज्बात जो हैं वो बड़े वाबस्ता हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि हम किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि ये जंग आगे बढ़े, नंबर 1। नंबर 2, जो फॉरेन ऑफिस ने हमारे बड़ी सोच विचार के बाद जो एक प्रेस रिलीज इशू की है, मैंने बहुत सारी देखी हैं पिछली यानी प्रेस रिलीज, जब भी कभी फ़लस्तीनियों पे हमला होता था। मैंने इसमें एक छोटा सा चेंज देखा कि इसमें इजराइल की मजम्मत नहीं की गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा कहीं पे कोई मंजरनामे में कोई थोड़ा सा चेंज है। बिल्कुल फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती बिल्कुल मौजूद है। इस पे बात पे कि जी आप अमन के ख़्वाह हैं, बिल्कुल मौजूद है। और इसमें के वो जो 1967 की बात की है मोहम्मद अली साहब ने, वो फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज में, यानी हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान यही चाहते हैं कि अमन हो। जलील अब्बास जिलानी साहब जो हमारे निगरान वजीर खारजा हैं, उन्होंने भी यकजहती का ऐलान किया है। इस वक्त हो रही है जंग। हमने जो फैसले करने हैं वो ये है कि हमारा एक एक लफ्ज काउंट होगा। हमने बड़ी एहतियात से बात करनी है। और इसमें जो टकराव है ना कि आपके जज्बात क्या कह रहे हैं और ग्राउंड रियलिटीज आपसे चाहती क्या हैं, ये डिप्लोमेसी का आपका चैलेंज है। और इसमें मेरे ख्याल में अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से बयानात आए हैं, चाहे वो निगरान वजीर खारजा की तरफ से हो, हमारी जो मुमताज़ ज़ारा बलोच हैं स्पोक्स पर्सन, उनकी तरफ से हो, जो प्रेस रिलीज पाकिस्तान ने फॉरेन ऑफिस के जरिए इशू की है उनकी तरफ से हो, इन तीनों को मैं देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि हम बहुत ज्यादा तहम्मुल मिजाजी और बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें स्टेक्स बड़े हाई हैं। बिल्कुल ठीक इसमें है। सऊदी अरेबिया है, इसमें UAE है, इसमें मुस्लिम ममालिक हैं, अरब की पूरी दुनिया है, इसमें मेरा फ़लस्तीन है और फ़लस्तीन में मेरे मुसलमान भाई हैं जिन पे के ये इतने यानी डेकेड से जो है वो जुल्म हो रहा है। लेकिन इसमें एक इजराइल भी है और वो इजराइल वो कंट्री है जिसके बारे में दुनिया की बड़ी ताकतें, अगर आप वेस्ट की तरफ चले जाएं, अब देखिए अमेरिका ने, बरतानिया ने और यानी UK ने ये कह दिया है
कि वो इसराइल के साथ हैं, बगैर ये जाने बूझे, बगैर ये देखे ताके कि भाई इसमें इतने बरसों से जो कुछ हो रहा है उसको तो उन्होंने एक तरफ रख दिया, बस एक पुश डाल के उन्होंने इजराइल की हमायत का, और उस हमायत में याद रहे जो यूक्रेन की हमायत थी उसी तरह की। अब दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, एक हल्का फुल्का बयान आया और वो ये बयानात पे रहेंगे। यही मैं आपको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। साकिब साहब मुझे जरा वक्त दीजिए, टाइम थोड़ा शॉर्ट है। मोहम्मद अली साहब का भी मैंने कमेंट लेना है। मोहम्मद अली साहब, क्या वजह है कि मुस्लिम दुनिया इस वक्त बिल्कुल आगे आकर मुत्तहद नज़र नहीं आ रही इजराइल के खिलाफ? आपको क्या लगता है, क्या कोई मुआशी मफादात हैं जो आड़े आ रहे हैं? देखिए, मैं मुख्तसर जवाब देता हूँ आपको। बिल्कुल सही कहा एम्बेसडर साहब ने। इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो इस चैलेंज से दो चार है कि उसने अपने नजरियात, अपनी ख्वाहिशात और अपने मफादात को कैसे बैलेंस करना है। और ये तीनों चीजें आपको कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आती हैं। बिल्कुल। देखिए, ये फलस्तीन का मसला सिर्फ ये नहीं है कि उसने कब्जा किया हुआ है गजा की पट्टी पे और वेस्ट बैंक पे। आप देखें कि पिछले रमजानुल मुबारक में लैलतुल कद्र की रातों में भी मुसलमान खवातीन को ज़दोकोब किया जाता है अक्सा, मस्जिद अक्सा के अंदर जाके फौजी। क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ भी हमने देखे थे कुछ, अभी पिछले दिनों ये हुआ था, रिएक्शन आया था आपके। देखें, और आप एम्बेसडर साहब ने बात की, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। आप ये भूल रहे हैं कि OIC का क़याम ही मस्जिद अक्सा की वजह से अमल में आया था। सही बात है। हमने जब उसको जलाने की मजबूम साजिश की गई थी किसी रियासत की तरफ से, जिसकी रिकॉग्निशन को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी वजह से OIC कायम की गई थी। और आज हालत ये है कि OIC एक इजलास बुलाने और एक स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन भी करने से थोड़ा सा पहलू तही कर रही है। तो बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो मगरबी दुनिया है और जो अरब ममालिक हैं, उनके जो मफादात हैं सिक्योरिटी के, इकोनॉमी के, वो बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रहे हैं। और मैं सीधी बात ये करूँगा कि जो ममालिक, मुसलमान ममालिक अमरीका और मगरबी ताकतों के करीब हैं और उनके मफादात, उनके माशी और सियासी और सफारती मफादात उनसे जुड़े हुए हैं, वो उनसे आप फ़लस्तीन के मामले पे तशवीश के इजहार से ज़्यादा कोई तवक्को मत कीजिए। ठीक है। अलबत्ता ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में आप जो राइज ऑफ चाइना है, रिवाइवल ऑफ रशिया है, वो अपने रीजनल मफादात के लिए अगर ईरान को हेल्प करें, सीरिया को हेल्प करें, लबनान को हेल्प करें या हमास को हेल्प करें, ताकि वो अमेरिका और इसराइल के बढ़ते हुए असर रसूख और पावर को कंटेन या काउंटर करना चाहते हैं, तो वहां आपको वो एक स्पेस है जो कि शायद हमास को मिलेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि अभी देखना ये है कि जब ये जंग फैलेगी हमारी ख्वाहिशात के बरखिलाफ, तो आप अब देखना ये है कि क्या जो दीगर जमातें हैं इसराइल मुखालिफ, जिस तरह हिजबुल्लाह है और अल कुद्स ब्रिगेड है, क्या वो भी इस जंग में शरीक होती हैं या तने तनहा हमास इसराइल के जबरोस्तबदाद का आने वाले हफ्तों में निशाना बनता है। इस पे डिपेंड करेगा कि ये जंग कितनी फैलती है, कितनी तवील चलती है। और पाकिस्तान ने जो अपनी पोजीशन लेनी है, अभी तक तो हमारी पोजीशन बहुत केयरफुल, बहुत बैलेंस्ड है, प्रिंसिपल्ड भी है, लेकिन प्रैग्मेटिक भी है। तो अब उसमें जो तब्दीली जो होगी वो इसी पे डिपेंड करता है कि आलमी ताकतें क्या सीज फायर की तरफ जाती हैं। लेकिन मेरी नाक़िस राय में अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझता कि अभी फौरी तौर पे सीज फायर मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो इसराइली मीडिया भी है वो ये कह रहा है कि 600 इसराइली हलाक हो चुके हैं। तो इतना बड़ा जानी नुकसान इसराइल ने शायद 50 साल में बर्दाश्त नहीं किया। और फिर जो उनकी सियासी हुकूमत है वो इंतहा पसंद भी है और एक्सट्रीमली हॉकिश है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा कि इस दफा जो वो सजा दे फलस्तीनियों को, वो शायद पहले इस तारीख में उन्होंने कभी नहीं दी। इस वजह से फौरी तौर पे जंग बंदी का इम्कान मैं कम देख रहा हूँ। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक दास।
मैगजीन नाज़रीन, पाकिस्तान और भारतीय टीमों के लिए क्रिकेट सियासी तनाव और कशीदगी का शिकार हमें हमेशा ही नज़र आता रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारत रवाना होने से बमुश्किल 48 घंटे कबल भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी टीम को वीज़े जारी किए थे। अब 14 अक्टूबर को भारतीय शहर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाक भारत का हाई वोल्टेज मैच खेला जाना है, जिसमें पाकिस्तानी शायकीन और सहाफ़ियों के लिए वीज़े तनाज़े की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। वीज़े अभी तक दिए नहीं गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, एक ख़त लिखा था आईसीसी को भी, बीसीसीआई को भी, लेकिन बीसीसीआई की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। लेकिन आईसीसी ने रद्द-ए-अमल दिया है और ये कहा है कि जी भारत पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करने पर काम कर रहा है। इसके अलावा एक और इंतहाई तशवीशनाक खबर ये सामने आ रही है कि भारतीय पुलिस को एक धमकी मौसूल हुई है, जिसमें तालिबान और एक भारतीय जेल में मौजूद कैदी की रिहाई का मुतालबा किया गया है और नाकामी की सूरत में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम को धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये बहुत ही संगीन सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसके बाद अब पाक भारत टाकरा मुंतकिल किए जाने की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। राव खालिद साहब, वीज़े नहीं मिल रहे, सिक्योरिटी खदशात हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए रद्द-ए-अमल के तौर पर? देखिए, पाकिस्तान तो ज़ाहिर है एक जो फॉर्मल तरीका है जो बीसीसीआई से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से रिक्वेस्ट कर सकता है, और जो बाकी ममालिक हैं जो रुकन हैं आईसीसी के, उनके ज़रिए भी कोशिश कर सकता है क्योंकि इस मामले के। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस जिटाई का मुजाहरा भारत कर रहा है इस मामले के ऊपर, किसी ना किसी बहाने वो ताख़ीर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने मेंशन किया, क्रिकेट टीम को पहले ताख़ीर की, अभी जो वीज़े जितने अप्लाई हुए हैं उतने वो जर्नलिस्टों को नहीं देना चाह रहे। 600 से ज़्यादा वीज़े जर्नलिस्टों ने अप्लाई किए हैं, उनमें से भी 60 को देना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं दे रहे। अभी तक तो पता नहीं चला कि उनको मिले हैं कि नहीं मिले, कुछ जा पाया कि नहीं जा पाया। पहला मैच पाकिस्तान का हो गया जहां कोई एक पाकिस्तानी तमाशाई मौजूद नहीं था। इसका मतलब है जो हमारे तमाशाई हैं उनको भी वीज़ा किसी को नहीं मिला। बिल्कुल। अभी पाकिस्तान इंडिया सबसे बड़ा इस इवेंट का जो कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल मैचेस होगा, तो उस मैच के लिए भी चंद दिन रह गए हैं, तो उसके लिए अभी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। और अब बीसीसीआई ये कह रहा है कि जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बर वक्त वीज़े जारी करें, 3 मिनिस्ट्रियों से इसने गुजरना होता है। तो क्या आज अप्लाई किया गया वीज़ों के लिए? इतने अरसे से ये प्रोसेस चल रहा है, उसकी डेडलाइन होती है, अप्लाई करने की डेडलाइन होती है, फिर इशू करने की डेडलाइन होती है। तो इतने अरसे से ये सारे मामला चल रहे हैं, तो क्या आप सोए हुए थे? तो मुझे ये लगता है कि जो एक खन्नास भारत के जहन में घुस गया है ना, कि शायद को बहुत बड़ी कुव्वत बन गया है, को बहुत बड़ी ताकत बन गया है, वो उस वजह से वो हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है जहाँ उसे ज़रूरत पड़ती है। हमने कनाडा के मामले में भी देखा कि वो बाकायदा गुंडागर्दी पे उतर आया वहाँ पे। हालांकि इतना बड़ा वो एक उन्होंने क्राइम किया है, स्टेट के बंदे ने क्राइम किया है, इन्वॉल्व है उसमें, उसकी एविडेंस मौजूद है, वहाँ पे भी वो गुंडागर्दी पे उतर आया है। अब दुनिया इनका ख्याल है कि इस तरह से ये को बहुत बड़े वो मुल्क के तौर पे कंसीडर होंगे, इक़्तिसादी पावर के तौर पे कंसीडर होंगे। ये इंटरनेशनल कुव्वतें एक हद तक खामोश रहेंगी, लेकिन उन्होंने भी अपना भरम रखना है। जो हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो मिनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पे सलूक हो रहा है, जो बाकी कनाडा के मामलात हैं, तो उस सारे इशू के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर डालेगी। ठीक है। जहाँ सिक्योरिटी की बात है, वो मुझे कोई लो लाइफ करेक्टर लगता है जो जिसकी वो रिहाई की बात कर रहे हैं, जो रवि बुशेनी है, एक क्रिकेटर भी अब इस नाम से बेचारा वो अलग ख्वार हो रहा होगा। ठीक है। तो वो टाइम थोड़ा शॉर्ट है, जिस किस्म के मुतालबात उसमें आ रहे हैं, वो तो मुझे ऐसे डराने छड़ाने की बात लगती है कि पाकिस्तानी टीम शायद खुल के ना खेल सके। ठीक है। साकिब साहब, इतनी पैटी किस्म की हरकतें करता है भारत, हमेशा हमने देखा है, मैच का मजा किरकिरा कर देता है। एशिया कप में भी इसी तरह का मुजाहरा किया गया। क्या लगता है इसकी वजह क्या है और पाकिस्तान को क्या रिएक्शन देना चाहिए? रामीन, देखिए, उसूली तौर पे तो ये तय है कि किसी भी मुल्क का ये हक है अपना कि वो किसी को वीज़ा दे या ना दे। ठीक है। मुझे जो अफसोस है वो ये है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड ने या हमारे हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली में है या हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, क्या उस तक हमारे सहाफ़ी जो हैं वो पहुँचे हैं? शायकीन किधर पहुँचेंगे? क्या सहाफ़ियों ने कोई बाकायदा एक ग्रुप बना के बात की है कि जी हमारे लिए कोशिश करें? वो कुछ इसलिए भी नहीं की कि हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारा हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली में है या जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है, इनको अच्छी तरह से पता है कि इनके बात करने से किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो होगी नहीं। इंडिया ने वही करना है जो किया है। हत्ता कि हमने ये भी देखा कि जो खिलाड़ी थे उनको भी आखिरी वक्त में ही वीज़ा मिला। तो वीज़ा जो है वो उनका हक है। जो इम्पोर्टेंट बात आपने की है ना, वो की है इस धमकी आमेज ईमेल की। तो इस पे सिर्फ 2 मिनट आपके चाहूँगा।
देखिए, इसमें इंडिया ने इस धमकी आमेज ईमेल को निहायत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है और इसको इस अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है कि उसमें सारे के सारे जो इनके इस वक्त दुश्मन हैं या जिनको ये चाहते हैं कि उनकी एम्बैरेसमेंट हो या उनका नाम आए, वो आ गए बीच में। मिसाल के तौर पे 50 करोड़ 500 करोड़ की बात की है उस ईमेल में। सवाल यह है कि 500 करोड़ तो मसला ही कोई नहीं, और फिर यह भी नहीं बताया गया कि वो कहां मांग रहे हैं, किधर मांग रहे हैं। 500 करोड़ क्या होते हैं? रवि बिश्नोई का जिक्र किया है, वो एक छोटा सा यानी जू समझिए एक मुजरिम है जिसने कोई 2 दर्जन के करीब क्रिमिनल केसेस हैं, उसको छुड़ाने के लिए ये सारे का सारा पाखंड है। और फिर क्यों मोदी साहब का नाम उसमें लिखा गया है कि हम मोदी साहब को उड़ा देंगे? इसलिए कि अगले साल इलेक्शन होने हैं और मोदी साहब का बीच में आना बड़ा जरूरी था। अच्छा। फिर उसके बाद ये कि अहमदाबाद ही क्यों? क्योंकि उसमें मेरे पाकिस्तान के मैचेस हैं ज्यादातर। 14 तारीख को इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और इंडिया का हो रहा है मुकाबला। अब ये है कि इस दौर में जिसमें कि बेंगलुरु के बारे में बताता है इंडिया कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है, और चांद पे भी आप पहुंच गए हैं, आपको अभी तक पता नहीं चला कि ये ईमेल कहां से आई है। आपको अभी तक ये पता नहीं चला कि ईमेल भेजने वाले कौन हैं और आप उनके घरों तक पहुंच भी नहीं सके। तो मुझे इसमें एक बाकायदा तौर पे एक मुकम्मल मुफस्सल प्लान नजर आ रहा है। रवि बिश्नोई का नाम क्यों आया? वो होता ही है कि जब आपने ये सारे अवामिल दिए तो बीच में यानी डिट्रैक्ट करने के लिए उस बेचारे को कहा, वो किधर आ गया, मोदी किधर और वो किधर। तो इसमें सारे का सारा ये प्लान है और इसमें से निकलेगा क्या? निकलेगा ये कि यानी इंडिया अपनी मर्जी से कुछ लोगों को जो पकड़ना धकड़ना चाहता है वो पकड़ लेगा स्टेडियम के आसपास से या दाएं बाएं से, कहेगा जी कि ये वो लोग थे। और पाकिस्तान की टीम जो है वो अंडर प्रेशर खेलेगी अगर खेली तो। और खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाकया पेश आता है तो इंडिया ने इसको वो बताएगा जी हमें तो पहले ही रिसीव हुई थी, हम तो इसके लिए तैयार थे, लेकिन दुश्मन, और उसमें दुश्मन कौन होगा वो हम सबको पता है। तो ये एक बाकायदा तौर पे मेरे नजदीक प्लान है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को ठंड रखनी चाहिए। ये इस वक्त हमारे खिलाड़ी जो हैं वो हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। एक एक खिलाड़ी, एक एक वहां पे जो फिजिशियन है, वहां पे जो मैनेजर है, वहां पे जो कोच है, एक एक बंदा और जो कुछ शायकीन वहां पहुंच गए हैं, उनकी हिफाजत इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और वो इस जिम्मेदारी से जो है वो हट नहीं सकते। लिहाजा आराम से जो है वो इसको देखा जाए और देखा जाए कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को डायरेक्टली क्या मैसेज आता है और फिर उसको यानी फॉरेन ऑफिस में हम देख लेंगे कि उसका क्या जवाब देना है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे खिलाड़ी जो वहां पे हैं, जिन्होंने अभी नीदरलैंड से जीता है और वो बड़ी कुव्वत से जो है वो खेलने के लिए तैयार हैं। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला है। उनको कोई प्रेशर ना हो और उनसे कहा जाए आप बिल्कुल आराम से खेलें, आपकी सिक्योरिटी जो है एक तो अल्लाह ताला की तरफ से है, दूसरी ये है कि ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि वो अब ये प्लान कहां तक कामयाब होता है, मेरे नजदीक कुछ अरसे बाद इस ईमेल का जिक्र भी नहीं होगा। अच्छा मोहम्मद अली साहब, आपको भी लगता है ये ईमेल प्लांटेड है और असल में सियासी मकासद हैं पीछे, बीजेपी के ओछे हथकंडे जो हमेशा इस्तेमाल करता है? जी मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि देखें, भारत की बड़ी लंबी अरसे से ये पॉलिसी रही है फेक नैरेटिव की भी और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझें कि देखें, पहले तो 2 बातें ये हैं कि हम चूंकि बड़े उसूल पसंद और मतलब सादा लोग हैं, तो बात यह है कि जो हिंदू बनिया है उसकी जो सोच है उसमें सियासत, खेल, फौज, जंग, दहशतगर्दी, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप ये देखें कि एक्चुअली ये वर्ल्ड कप जो भारत में हो रहा है उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद और जो है गुजरात में रखा गया है, जो कि बीजेपी का और सदर वजीर आजम मोदी का खुद अपना गढ़ है। और वहां पे असल में इसका मकसद एक नफ्सियाती दबाव में लाना है हमारी टीम को भी, और ताकि वो परेशान रहें, थोड़ा सा घबराए रहें। अच्छा वैसे भी चूंकि हमारी टीम नई है, बहुत जबरदस्त हमारे स्टार्स हैं, लेकिन पहली दफा इंडिया में खेल रहे हैं, तो अभी वो वैसे भी उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया है, 1,20,000 या 1,30,000 की कैपेसिटी है, और वो उसके सारे टिकट अगर बेच चुके हैं
और वो इतना ज्यादा हॉस्टाइल क्राउड के सामने खेलेंगे, प्लस ये सिक्योरिटी की तशवीश भी पैदा की जाए, तो आप समझ रहे हैं कि ताकि पाकिस्तान अच्छा, और फिर आपका मीडिया भी नहीं है जो कि वहां के जो लोगों की गलत कोई कार्रवाइयां हैं या लैक ऑफ कोई सीरियसनेस है या प्रोफेशनलिज्म है उसको एक्सपोज करे। तो ये मुझे तो एक प्लान का हिस्सा लग रहा है ये कि वीजे भी आपके सहाफियों को ना दी जाएं ताकि वो पाकिस्तान के जो खिलाड़ियों को सिचुएशन वहां पे एक्चुअली फेस करनी पड़ती है, जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में एक्यूरेट इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग ना की जा सके। नंबर 2, हमारे प्लेयर्स को सिक्योरिटी कंसर्न वगैरह पहले ही तशवीश में मुब्तला कर दिया जाए। नंबर 3, क्राउड का भी प्रेशर होगा। तो ये तमाम मामला एक नफसियाती जंग का हिस्सा है। तो मैं मेरी अपील है हमारे जो प्लेयर्स हैं कि वो पूरी तरह अपने खेल पे फोकस करें। इंशाल्लाह वो फातेह लौटेंगे और इन मामलात में और इन चालाकियों में बिल्कुल उनको नहीं आना चाहिए। ठीक है राव खालिद साहब, आपको भी लगता है कि ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हैं? जी, मैंने तो पहले भी कहा था कि पाकिस्तानी टीम को अंडर प्रेशर लाने के लिए सारा ये एक शोशा छोड़ा गया है। तो उसका लो लाइफ करैक्टर मैंने जैसे कहा कि ये है बंदा, इसका कोई इतना है ही नहीं जो उसको कहें कि हाँ, एक इसके जो वो ये मानता नहीं है, वो जो उनका था सिद्धू मूसेवाला जो गुलकार था, उसके मर्डर में इसका नाम आया है, ये मानता नहीं है। और एक इस पे इल्ज़ाम जो हाई प्रोफाइल अगर हम गए वो सलमान खान पे भी अटैम्प्ट करने की इसने कोशिश की थी। लेकिन ये छोटे मोटे चोरी चिकारी वाले हैं। अब कमाल ये दिखाया है उन्होंने, बॉम्बे पुलिस ने, उन्होंने कहा जी दुनिया भर में 700 शूटर इसके पास मौजूद हैं और इंडिया के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं और पता नहीं क्या उसका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ईमेल को ट्रेस नहीं हो रही जी, यूरोप के किसी कंट्री से ओरिजिनेट हुई है। ये आईपी एड्रेस किसी छोटे से बच्चे को तो जो जानता है आईटी को, वो आपको बता देगा कहाँ से जनरेट हुई है, कोई उसके अंदर प्रॉक्सी यूज़ हुई है, कोई किसी और तरीके से हुआ है, वो आपको निकाल के दे देगा। तो ये सारा ड्रामा बुनियादी तौर पर क्रिएट किया जा रहा है बिला वजह से। और इसमें मैं भी कन्विंस इस बात के ऊपर कि हमारे जो वीज़ों का इशू है वो भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, कि इसकी बुनियाद के ऊपर वो कोशिश करेंगे कि हमारे जो वीज़े हैं वो भी जारी ना हो। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।